Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, तो बैंक ST 30A का डिस्कशन हम करने वाले हैं और उम्मीद ये है कि आपने जो भी बैंक के इस ST के क्वेश्चंस रहेंगे उसको सॉल्व किया होगा। यदि नहीं किया है तो आगे से ध्यान रखिए, जो ये टेस्ट सीरीज आपका चलता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है उसका एक्सप्लेनेशन, आप ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे, महिंद्रास की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो वहां आके जरूर देखिए। अब ये एक टेस्ट है जो 30A है, इसमें से हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हो जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया होगा। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया है, तो जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन केवल रहेगा। जो लोगों ने नहीं सॉल्व किया है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर वापस रिज्यूम करके आप एक्सप्लेनेशन के पार्ट को देख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा अगर समय दें तो तब तक हम जब मैं बनाने जा रहा हूँ उसी समय में आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और कहीं डाउट लगे तो आप जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उससे जो है वो मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है स्क्वायर टेबल सिटिंग का। जनरली पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। 8 employees A, B, C, D, P, Q, R, S of a company are sitting around a rectangular table facing away from the center. बाहर देख रहे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 4 of them seated at the corner table and 4 seated at the side of the table. P is sitting third to the left of the one who's sitting second to the right of C. Only 3 persons sit between D and R. S is an immediate neighbor of P or C. Person who sitting opposite to A is sitting second to the right of R. Q is sitting second to the right of B. Q is neither sitting opposite to C nor sitting at the corner of the table. इसी क्वेश्चन को हिंदी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा आपके सामने हिंदी में सेम सवाल। यदि आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए तो आपके सामने है। चलो आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। 8 एम्प्लॉई हैं, सभी एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और जिसमें से इन्होंने कह दिया 4 कॉर्नर पे हैं और 4 साइड के मिड में, पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो साइड के मिड में है वो भी बाहर देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे हैं वो भी बाहर की तरफ देख रहे हैं। इस तरीके से दे रखा है। अब 4 of them sitting corner table, 4 seated middle of the side of the table. पहला कह रहे हैं P is sitting third to the left of the one who is sitting second to the right of C. अब C को आप किसी भी जगह पे एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। C को आप किसी भी जगह पे एज्यूम कर सकते हैं, कॉर्नर पे, साइड पे। तो दो अलग अलग केसेस लेके चल रहे। एक बार मान लो C को हमने कॉर्नर पे किया और एक बार C को साइड के मिड में करके रखा है। तो P is sitting third to the left of the one who is sitting second to the right of C. C के राइट में जो दूसरे स्थान पे रहेगा वो यहाँ पे ये व्यक्ति है, और कह रहा है P is sitting third to the left of that person. P इसके लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी P यहाँ पे होना चाहिए। इस स्थिति में देखें तो P यहाँ पे आएगा। कहने का सीधा मतलब ये है कि जिस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है। एक्चुअली ये कहना चाह रहे कि P और C पड़ोसी है। P के थर्ड, P is sitting third to the left of one who is second to the right of C. कहीं पे मान लो C है, उसके दाएं दूसरे व्यक्ति के तीसरा, इसके बाएं तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा ना P। यानी P और C पहली बात है कि वो पड़ोसी होंगे और P C के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। तो ये एक केस बनता है। एक केस आप इस तरीके से ड्रॉ करके रख सकते हैं। ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन D एंड R। अब D और R के बीच में 3 लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा से ये कहना चाह रहे हैं कि D और R ऐसे व्यक्ति हैं जो विपरीत में बैठे हुए हैं। तो D और R ऑपोजिट फेसिंग हो जाएंगे, यानी ऑपोजिट वाले, जैसे एक कोने पे बैठा दूसरा दूसरे कोने पे आएगा, इस तरीके से उसको बाद में यूज करेंगे। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और C। S किसका पड़ोसी है? P का पड़ोसी है या फिर C का पड़ोसी है। तो S के लिए संभावना यहाँ पे अंदर के केस में देखें तो S के लिए 2 जगहों पे संभावना बनती है। बाहर के लिए S यहाँ पे हो सकता है और S के लिए संभावना इस जगह पे बनती है। फिर आगे कह रहे पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर। जो ए के ऑपोजिट में है वो एक आर के राइट में सेकंड पोजीशन पे, सो छोड़ देते हैं अभी। क्यू सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। क्यू किसके राइट में? बी के राइट में। अभी भी ये बनाने लायक नहीं है। क्यू इज नीदर सिटिंग ऑपोजिट टू सी नॉर एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। क्यू सी के ऑपोजिट में नहीं है। अभी ये केस लेके चलते हैं बाहर वाला। क्यू ऑपोजिट में नहीं है, यानी क्यू यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और नीदर सिटिंग ऑपोजिट टू सी नॉर सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल। और सी के ऑपोजिट में नहीं है और ना ही कॉर्नर पे है। तो
अंदर वाले केस में क्यू यहाँ पे नहीं होगा, इस जगह पे कैंसिल जाता है, क्यू के लिए यहाँ कॉर्नर सारे कैंसिल जाते हैं और सी का ऑपोजिट भी कैंसिल जाता है। तो अंदर वाले केस की बात करें तो क्यू के लिए जगह यहाँ पे बननी है और या फिर इस जगह पे, दो जगह आपके पास क्यू के लिए बनती है। अब देखो डी और आर से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जिसमें कहा गया था पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द राइट ऑफ आर के राइट में सेकंड पोजीशन में। अब डी और आर को आपको ऑपोजिट में रखना है तो डी और आर को लेकर पहले हम फिल करते हैं क्योंकि उसी से लिंक करता हुआ इंफॉर्मेशन आपके पास। अभी एस को छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी हम एस को छोड़ देते हैं। चलिए डी आर को ऑपोजिट में एक बार यहां पे रख सकते हैं, डी ऑब्लिक आर कर लीजिए, आर ऑब्लिक डी कर लीजिए, ठीक है। और अब आर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जिसमें कहा गया पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ आर। आर यदि यहां पे है इसके राइट में सेकंड पोजीशन पर यहां होगा और उस कंडीशन में ए उसके ऑपोजिट में हो जाएगा। आर यदि यहां है उसका राइट सेकंड यहां पे होगा और पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो ए के विपरीत में जो व्यक्ति है वो आर के राइट में सेकंड पोजीशन पे है। पर यहाँ पे आर अगर यहाँ मान रहे हो तो एक दो राइट सेकंड पोजीशन पे ए के ऑपोजिट वाला, यानी फिर ए यहाँ होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। आपने कहा यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे डी होना चाहिए ऐसे में, और इस जगह पे उस स्थिति में आर होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है क्योंकि हमें पता है कि आर और डी को यहाँ पे भी प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अब ए जब आपने बनाया पी सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अब ये देखो ओनली 3% सिटिंग बिटवीन डी एंड आर, डी और आर के बीच में तीन लोग हैं, ऑपोजिट में आने चाहिए, ठीक है। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और सी। एस किसका पड़ोसी है, पी और सी का, तो पी के पड़ोस में अब आर आ गया तो एस के लिए जगह नहीं बनती, तो एस फिर उस कंडीशन में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर देखो पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, क्यू किसके राइट में सेकंड पोजीशन पे, बी के राइट में सेकंड पोजीशन में। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप देखो यहाँ पे क्यू बी, जिस तरीके से इनका इंफॉर्मेशन क्यू और बी को लेकर है, आप देखो क्यू और बी के लिए एक स्थान के गैप पे जगह खाली होनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्यू और बी के लिए जगह खाली है, आप बोलेंगे नहीं, एक के गैप पे कहीं पे जगह, यहाँ डी आ गया, एस आ गया, सी आ गया, पी आ गया, आर आ गया, ए आ गया, पर वो एक साथ खाली नहीं है। आपने कहा जो भी हमने सेटिंग बनाई है वो अभी गलत हो गई, यानी यहाँ से हमें ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा। डी और आर को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, फिर एस को हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास स्थिति क्या बनती है, कि एक अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन में भी एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। डी और आर को आप इस जगह पे डी ऑब्लिक आर यहाँ पे, अब यही एक लास्ट स्थिति है आर ऑब्लिक डी, जहां पे डी और आर को प्लेस कर सकते हैं। अब जैसा इसमें बोला गया था आर के लिए, और आर से रिलेटेड पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में मान लो आर यहाँ पे, तो उसके राइट में सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड, ये व्यक्ति ए के ऑपोजिट में, यानी यहाँ ए है क्या, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, ए के ऑपोजिट में राइट जो है बैठा हुआ है, वो संभव नहीं है। आपने कहा आर यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर आर आप यहाँ पे मान के चलो तो ये चीज संभव है, आर यहां मानो, कैसे देखो, पर्सन हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो यहाँ पे कौन मिल रहा है, पी मिल रहा है। ये व्यक्ति किसके ऑपोजिट में है, ए के ऑपोजिट में, तो ऐसे आप बोलोगे ए इस जगह पे हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखो आगे बनाओ फिर से, ए सिटिंग सेकंड टू द राइट, ओके, क्यू सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, क्यू बी के राइट में से। अब हम एस वाली बात ले चल सकते हैं, एस को पी या सी के बगल में होना चाहिए, तो एस को आप इस जगह पे रख देंगे। और क्यू सिटिंग सेकंड राइट ऑफ बी, एक के गैप पे क्यू और बी के लिए जगह, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्यू आ जाएगा, एंड सॉरी यहाँ पे बी को रखना पड़ेगा क्योंकि क्यू सेकंड राइट ऑफ बी है, तो आपने कहा यहाँ बी होना चाहिए, और इसके राइट में फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। आगे देखो क्यू इज नीदर सिटिंग ऑपोजिट टू सी नॉट सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, क्यू सी के विपरीत में नहीं है और कॉर्नर, टेबल के कॉर्नर में भी नहीं है, तो ये स्थिति भी हमारी हो गई गड़बड़। अब जब हमने सी को यहाँ पे प्लेस किया, पी और सी को, सारी स्थिति हो गई खराब, यानी अब हमें सी और पी को लेकर फिर से सारे जो है जतन करने पड़ेंगे, और वो तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो केसेस देखे हैं सब गलत होने वाले केसेस देखे हैं, जहां पे भी हमने क्यू और पी और सी को प्लेस किया, वो जगहों पर हमें प्लेस करने के बाद कोई भी स्थिति नहीं मिल रही थी जिसमें सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हुई नजर आए, करेक्ट है। हाँ
चलो अब हम क्या करते हैं, सी को मान लो एक जगह पे और पी को एक जगह पे। जैसा पहली लाइन, पी सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिटिंग सेकंड राइट ऑफ सी। ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड आर। डी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो डी और आर को हम ऑपोजिट में रखना होगा, और डी और आर को ऑपोजिट में एक जगह यहां मिलती है, डी इस जगह पे रखो, आर इस जगह पे रखो। करेक्ट है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड आर। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और सी। एस किसका पड़ोसी है, पी और सी का। ऐसे में एस आपका इस जगह पे आ जाएगा। पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में सेकंड पोजीशन पर जो व्यक्ति है यानी सी, वो किसके ऑपोजिट में है, ए के ऑपोजिट में है, तो ऐसे में ए आप यहां पे रख देंगे। यही तो बोला गया है ना। क्यू सिटिंग सेकंड राइट ऑफ बी। क्यू बी के राइट में सेकंड पोजीशन, ए के गैप पे। अब बी को आप यहां बनाइए और इसके राइट में सेकंड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड, क्यू आप यहां पे रख दोगे। और क्या कह रहे हैं, क्यू इज नीदर सिटिंग ऑपोजिट सी नॉर एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वो ना तो क्यू कॉर्नर में है, ना ही किसके ऑपोजिट में है, सी के ऑपोजिट में। तो इस तरीके से आपकी सेटिंग बनेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला सवाल आपके सामने, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको दिखा दी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू द वन हु सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। जो आर के तुरंत बैठे बाएं तरफ बैठा हुआ है, उसके विपरीत कौन होगा। तो आर के तुरंत बाईं और कौन है, क्यू, उसके विपरीत एस आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। अगला कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वन हु सेकंड राइट ऑफ पी। पी के दाएं दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पे व्यक्ति एस है, उसके रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड राइट होगा, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेफ्ट होगा। 6 लेफ्ट या सेकंड राइट, सेकंड टू द राइट फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा देके रखा हुआ है, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने, which of the following statement is definitely false। P sitting immediate right of R। P R के तुरंत दाएं पे बैठा हुआ है, कौन सा गलत है, तो मेजोरिटी में सही मिलेंगे। P is immediate right of R, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला सही जा रहा है। दूसरा, 2 person sitting between A and S when counted left of A। A और S के बीच में, A के बाईं तरफ से पहला, दूसरा A और S के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, तो आपने कहा दूसरा भी सही जा रहा है। B is sitting opposite to the immediate neighbor of C। C के पड़ोस वाले व्यक्ति के ऑपोजिट में B है, तो C का पड़ोस वाला व्यक्ति कौन होगा, P, उसके ऑपोजिट में B मिल रहा है, तो आपने कहा कि बात तो यहाँ पे भी B is sitting opposite to the immediate neighbor of C। Q is sitting opposite to P। Q किसके ऑपोजिट में है, P के ऑपोजिट में है, ये वाली बात गलत हो गई, Q S के ऑपोजिट में होगा, और इस वजह से हमारा जो ये चौथा विकल्प होगा वो आंसर के रूप में होना चाहिए। 4 इनमें से समान है, एक अलग है, जो अलग है उसका पता लगाना है। पहली बात कह रहे हैं द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, है ना, डजंट बिलोंग टू ग्रुप। द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, चलो जो बना है वो मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूं। CP और D है ना, SQ B और यहाँ A। करेक्ट। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक। पहला देखो, द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, एक जो A के तुरंत लेफ्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। द वन हु डजंट बिलोंग टू सॉरी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के बाएं B है, साइड के मिड में। दूसरा Q कह रहा है साइड के मिड में। द वन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ C, फर्स्ट सेकंड। R सेकंड लेफ्ट ऑफ C है, वो कॉर्नर में आ रहा है। फिर द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में सेकंड पोजीशन पे P, वो भी साइड के मिड में आ रहा है। तो ये साइड के मिड का है, ये साइड के मिड का है, ये साइड के मिड का है, और S भी साइड के मिड का है। केवल ये ऐसा है जो साइड के मिड में नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, और ऐसे लिए हमारा तीसरा विकल्प आंसर के रूप में होना चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कौन है, बी है। अब इसको इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है, द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, जो क्यू के लेफ्ट में बी, क्यू के लेफ्ट में सेकंड है, थर्ड नहीं है। फिर द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो बी के राइट में सेकंड पोजीशन पे है, वो कौन है, क्यू है।
और क्या रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कौन बैठ रहा है, तो बी ही बैठ रहा है, तीसरा भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर एस के लिए बात कर रहा है, एस नहीं है, द वन हु सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, जो एस के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है वो पी है, एस के राइट में सेकंड होना चाहिए, द वन हु सेकंड राइट ऑफ एस होना चाहिए था ना, बिटवीन ए एंड डी, द वन हु सेकंड राइट ऑफ एस होना चाहिए था, लेफ्ट की जगह पे इट इज सपोज टू बी राइट, ठीक है, आउटर फेसिंग है तो राइट होना चाहिए, पांचवा विकल्प आपका सही उत्तर के रूप में होना चाहिए, करेक्ट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल रोज से रिलेटेड है, 10 पर्सन ए टू जे in two parallel rows such that 5 person in each row. The person who's in row 1 faces towards the north, person in row 2 faces towards the south, यानी वो एक दूसरे के सामने रहने वाले हैं। और फिर इंफॉर्मेशन दी गई। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके रो की सेटिंग में प्री डिफाइंड होता है, यानी रो 1 में पी क्यू आर एस है, रो 2 में ए बी सी डी है, कई बार ऐसा नहीं दिया जाता। ये उसी टाइप का सवाल है जिसमें ये नहीं बताया गया कौन किस रो में बैठा हुआ है, पर ये है 10 लोग हैं, एक रो में 5 लोग हैं, ये बात पक्की है। और आते हैं पहले इन्फॉर्मेशन पे। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें। तो कह रहे 10 person ए टू जे sits in two parallel rows such that 5 person in each row. The person in row 1 faces towards the north and the person in other row faces towards the south, such that person of row 1 faces the person of the other row. J is third to the right of G, who is immediate left of D. A is second to the left of C, who sits opposite to D. E sits opposite to the one who is immediate left of J. F sits second to the left of I, who faces north. अब देखो ये ऐसा है ना कि ये वाली लाइन, अब मान लो आपको कुछ तो कहीं से पता नहीं चल रहा कि रो 1 में कौन, रो 2 में कौन बैठा हुआ है, बाद में नॉर्थ वाली रो में, साउथ वाली रो में कौन बैठा हुआ है, पूरी लाइन से ऊपर से नहीं पता चलेगा। अब बनाने के बाद मान लो आई जो है वो आपका साउथ फेसिंग आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी पंक्ति को पलट दीजिएगा, बस पूरे को उठा के नीचे वाले को ऊपर कर दीजिएगा उसी सीक्वेंस में, इसको उठा के ऐसे कर दीजिएगा, तो उसका हेडेक मत लीजिएगा, ठीक है। पहली लाइन, J इज थर्ड राइट ऑफ G, मैं बना रहा हूं G, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पे G कहीं से भी उठा लिया। एक रो में 5 लोग हैं, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, किसके लिए बोल रहा है, G के लिए। G किसका तुरंत बायां है, D के बाएं है। तो ऐसे में ये देखो 4 का सीक्वेंस बन गया, और ये 4 का सीक्वेंस बना तो उसके ऑपोजिट में भी आप 4 स्थान बना ही सकते हो आराम से। 5वां कहां जाएगा ये हमको नहीं पता है। A इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C, who is opposite to D, आप किसके लिए बोला गया, D के ऑपोजिट में, D के ऑपोजिट में C आएगा, D के ऑपोजिट में C यहां पे, और कह रहे A is second left of C, तो उसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड यहां पे कौन आना चाहिए, A आना चाहिए। तो A is second left of C, who is opposite to D। फिर आगे देखो, E sits opposite to the one who is immediate left of J। आप ये वाली लाइन ध्यान से देखना, E sits opposite to the one who is immediate left of J। J के तुरंत बाएं जो व्यक्ति है E उसके विपरीत में है, यानी E यहां पे आना चाहिए, करेक्ट है। फिर आगे देखो, F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ I, यानी F और I के बीच में 1 का गैप होना चाहिए, बराबर है। कितने का गैप होना चाहिए, 1 का गैप। सेकेंड लेफ्ट की बात कर रहा है, सेकेंड राइट या लेफ्ट हो तो गैप 1 का होगा, थर्ड राइट या लेफ्ट हो तो 2 का गैप होगा, फोर्थ राइट लेफ्ट हो तो 3 का गैप होगा। वो आपको समझ में आ गया कैसे होता है। तो F सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ I, यानी 1 का गैप। अब आप मान लो F को और I को आप इस रो में बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इस रो में 5 ही लोग होने चाहिए, बाकी 3 एक साथ बैठे हुए हैं। 1 का गैप करके I को F को इस जगह पे बनाना पड़ेगा, और ऐसे में 3 ये हो जाएंगे और 3 ये 6 की पंक्ति बन जाएगी, गड़बड़ जाएगा। यानी यहां पे बन सकता है, यहां से 1 के गैप करके इस तरफ हम जा सकते हैं, यानी जो पंक्ति का 5वां व्यक्ति होगा वो उस तरफ होगा। ये बात एकदम यहां से सुनिश्चित होती है। F इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ I के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन, तो I यहां बनाओगे, इसके लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे F को रखोगे। अब क्या कह रहे हैं, I who faces north, B sits opposite to I के विपरीत में B बैठेगा, यहाँ पे B बनाएंगे। अब इन केस आप ये जो पहली लाइन G और J से रिलेटेड थी, इसको मान लो ऊपर वाली पंक्ति में बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तब I आपका इस तरफ आ रहा होता, साउथ फेसिंग में।
हम क्या करते, पूरी रो को घुमा के इस तरफ पलट देते और आई फिर इस तरफ आ जाता, नॉर्थ फेसिंग में आता, तो उससे कोई हमें समस्या नहीं होती। या हम नीचे नॉर्थ कंसीडर कर लेते, क्या दिक्कत है ना। चलो, बी सिट्स ऑपोजिट टू आई, और एक बच रहा है हमारे ख्याल से ए बी सी डी ई एफ जी एच बच रहा है, एच को आप यहां लगा दोगे, करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वन पर्सन फेसेस साउथ while other faces north? BF DF, BF DF। अब BF में ही देखो, एक साउथ फेसिंग है, एक नॉर्थ फेसिंग है ना। ऑप्शन नंबर 1 ही आपको मिल गया, पहला आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द पीपल फेसेस नॉर्थ? BF तो अभी चेक किया था, DC AEGI, हमारे ख्याल से G और I आएगा। DC है नहीं, D इसमें नॉर्थ फेसिंग है और C साउथ फेसिंग है, G और I है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू A? H की पोजीशन A के रिस्पेक्ट में क्या होने वाली है? A के रिस्पेक्ट में H फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आ रहा है, तो यहां पे आप कह सकते हो हाँ, बोथ आर इन डिफरेंट रोज। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू A? सेकंड टू द राइट, ये आएगा थर्ड, है ना। सेकंड टू द राइट ही आया था ना, करेक्ट। तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक बार वापस चेक करो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू A? फोर्थ टू द राइट है बच्चे, थर्ड सेकंड टू द राइट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके थर्ड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट नहीं है, थर्ड टू द राइट आएगा। चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, CEBHJ, CEBH सभी साउथ फेसिंग में है, J नॉर्थ फेसिंग में है, वही अलग हो जाएगा, है ना। पांचवा ऑप्शन, व्हाट हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ B? B के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठ रहा है? तो B के दाएं दूसरे स्थान पे B, यहां फर्स्ट सेकंड कौन होगा? E होगा, और ऐसे में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट। इतना समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, हियर इट इज। सीरीज से रिलेटेड सवाल है, ध्यान से देखना। और पहला सवाल कह रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 13th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ अबव अरेंजमेंट, है ना। दिए गए अरेंजमेंट में 13वां एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक है, इफ ऑल द डिजिट्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो इसमें 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं, 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा उन्होंने लिख के दे दिया। इफ ऑल द डिजिट दैट आर परफेक्ट स्क्वायर आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, परफेक्ट स्क्वायर वाले डिजिट ड्रॉप कर दिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट? बाएं से 13वां, तो पहले तो ये 4 ड्रॉप होगा, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 और 13वां एलिमेंट कौन सा होगा? 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर बनना चाहिए था। ध्यान देने का है बस यहाँ पे, और बाकी तो बहुत सिंपल है। अगला सवाल आपके सामने, which of the following is 7th to the right of 19th from left end of above arrangement? बाई तरफ से 19वें तत्व के दाएं 7वां तत्व कौन सा होगा? ध्यान रहे, जब लेफ्ट और राइट हो या राइट और लेफ्ट हो, तो उस कंडीशन में ऑपोजिट एंड के कंडीशन में एडिशन कर लो, और जब सेम एंड हो, जैसे राइट और राइट है या लेफ्ट और लेफ्ट है, तो उस कंडीशन में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे बड़े में से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे 19 और 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? लेफ्ट और राइट है, दोनों ऐड करने पर, और एंड कौन सा है? लेफ्ट एंड लिखा हुआ था, तो लेफ्ट एंड वाला ही लेफ्ट काउंट हो जाएगा। तो 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 24, राइट, 26 फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से 26वां एलिमेंट आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Is it 6? Yes, it is.
है ना, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 5 इज टू बी द करेक्ट आंसर. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ऑल द सिंबल्स एंड लेटर्स आर ड्रॉप्ड, यानी सारे सिंबल और लेटर को ड्रॉप कर देने का मतलब जिनकी गणना ना करी जाए, फ्रॉम अबव अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 15 फ्रॉम राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट. दाएं से आपको 15 देखना है, किसको नहीं गिनना है? सिंबल और लेटर को नहीं गिनना है, यानी किसको? केवल संख्याओं को. तो दाएं से 15वीं संख्या ही तो गिननी है, यही तो मतलब हुआ इसका, सिंबल और लेटर ड्रॉप करने पर, यानी संख्या गिननी है दाएं से 15वीं संख्या. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां. कौन सा हो गया? 9 हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर ग्रुप में होना चाहिए. अगले प्रश्न पे आते हैं. ये रहा अगला सवाल. इफ एन ईच नंबर, अब ये कुछ नंबर से रिलेटेड है, 3-3 डिजिट के नंबर से ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, पीओ के प्रीलिम्स में तो खास तौर से बनते हैं. ठीक है, कह रहे इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, यानी पहला अंक और तीसरा अंक, पहला अंक और तीसरा अंक आपस में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, विच नंबर विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब देखो, कौन सा अंक डिसाइड करेगा? आखिरी वाला अंक डिसाइड करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी. यही तो बात है, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे तो यही जाएगा. सबसे बड़ा अंक आखिरी वाला किसका है? इसका है, यानी ये 900 से स्टार्ट होगा, जब यहां पे चला जाएगा 928 बनेगा, पहला सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा. दूसरी सबसे बड़ी संख्या निश्चित रूप से ये होगा जिसका आखिरी अंक 7 है, तो आपका 927 आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए. उतनी मेहनत हम नहीं करेंगे जितना ये करने के लिए हमसे कहता है. अगले सवाल पे आ जाओ. कह रहा है इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन ईच नंबर, सारी डिजिट्स को संख्या के अंदर ही असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ लोवेस्ट नंबर, दूसरा मतलब चौथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? चौथी सबसे छोटी संख्या का मतलब 6 ही संख्या है ना, इसका मतलब तीसरी सबसे बड़ी संख्या, यही तो. चलो, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है. मैं देखने क्या जा रहा हूं, ध्यान रखो, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, करेक्ट, सब में 2 है. अब ये संख्याएं 200 से बनने वाली हैं, यानी पहली 4 संख्या इन्हीं में से होगी. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, बढ़ते हुए क्रम में. पहले 4 छोटी संख्या, क्योंकि जब आप इनको इनके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 237 लिखेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे 289, इसको लिखेंगे 248 और इसको लिखेंगे 279, ऐसे ही लिखेंगे. अब चौथी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो ये है, दूसरी सबसे छोटी ये, तीसरी ये है और चौथी सबसे छोटी ये बनेगा. 829 आपका आंसर बनना चाहिए, और वो किस ऑप्शन में दे रखा है? 5वें विकल्प में दिया है, तो वो हमारा राइट आंसर बनेगा. अगला सवाल. इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, पहला और दूसरा डिजिट हर एक संख्या का आपस में इंटरचेंज कर परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, विच नंबर विल बी थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर? फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, बदल दिया जाए, विच नंबर विल बी द थर्ड स्मॉलेस्ट? थर्ड स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या देखो पहले, दूसरी सबसे छोटी और तीसरी सबसे छोटी, बढ़ते हुए क्रम में. ठीक है, अब यहाँ पे पहला और दूसरा इंटरचेंज करना, यानी सेकेंड डिजिट पहले नंबर पे जाएगा, यानी हर संख्या का सेकेंड डिजिट डिसाइड करेगा कि वो उसकी वैल्यू सैकड़े में कितनी होगी. ठीक, अब जिसकी 2 है, ये 200, जिसका सेकेंड डिजिट 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब 200 वाले हैं, इन्हीं 3 में मिलेगा, या तो ये दोनों में से ही है, ये दोनों यही है. ये कितना बनाएगा? 273, ये 289 और ये 297. सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? सबसे छोटी कौन सी होगी? 273 सबसे छोटा होगा, दूसरा 289 दूसरा सबसे छोटा होगा, क्यों? 289, और नहीं, दूसरा सबसे छोटा 279 होगा. ठीक, तीसरा सबसे छोटा कौन सा होगा? 289 बनेगा, और 289 यानी 829 पांचवा विकल्प हमारा सही आंसर इस वाले के लिए भी होना चाहिए. बोलो, यही तो है. If the first and second digit of each number interchange, then which number will be third smallest? Smallest क्या हो जाएगा? ये 2
73, ये 289, ये होगा 297, सबसे छोटी ये, दूसरी सबसे छोटी ये, और तीसरी सबसे छोटी ये है, सॉरी 927 होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 927, वो आपका राइट आंसर बनेगा। चलो, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 61549872 ईच ऑफ विच इज as far away from the beginning of the number as when the digits are rearranged in ascending order within the number। इनको बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए। तो पहले तो बढ़ते क्रम में 1 2 है क्या? हाँ 2 है, 3 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, सारे डिजिट्स हैं, इनको बढ़ते क्रम में रख दिया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा था, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका क्या मतलब हुआ, शुरुआत से उतनी ही दूरी पर है जितने पहले थे, यानी ऐसे अंक जिनके स्थान में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, वही बताना है, बस घुमा के ये बात कह रहे हैं। तो किसका स्थान नहीं बदला है? एक तो 4 का स्थान नहीं बदला है और 7 का स्थान नहीं बदला है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिसका स्थान नहीं बदला है, 2 है ना, और 2 हमारे किसी विकल्प में दिया है क्या? नहीं दिया है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 5 इज टू बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा, इफ इन द वर्ड सीजनिंग each vowel is changed to next letter an English alphabetical series, each consonant changed to the previous letter of English alphabetical series, and then all letters are arranged alphabetical order from left to right। ज्यादा सरदर्द लेने से अच्छा है कि यहीं पे कर लो उसको, जितना ये लगाओगे दिमाग कई बार लोग लगाने लगते हैं इसमें, क्योरली करेंगे वो समय बर्बाद करने लगेगा। each vowel is changed to the next letter, E को F कर लो, A को B कर लो, O को P कर लो, I को J कर लो, और कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू द प्रीवियस लेटर। एस लिखा हुआ है, आर में हो जाएगा, ये भी आर में हो जाएगा, एम एम और एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनको हमें किस क्रम में रखना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं सबसे पहले बी आएगा, है ना, पहला आपका बी हो जाएगा, फिर बी के बाद एफ बनेगा, 2 बार एफ दिया हुआ है, एफ एफ करेक्ट है, फिर बी एफ एफ, जे एम एम, जे एम एम, और उसके बाद पी आर आर, है ना, पी आर आर। और दाएं से आपको देखना क्या है, विच ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ फ्रॉम राइट क्या बनेगा, एम बनेगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही उत्तर होना चाहिए। करेक्ट है। थोड़ा घुमावदार सवाल था लेकिन आसान था। चलो अब डायरेक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट जी इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। जी बी पॉइंट के ईस्ट में 30 मीटर की दूरी पर है, विच इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, जो कि ए पॉइंट के नॉर्थ में 20 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट एफ इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई। पॉइंट एफ ई के वेस्ट डायरेक्शन में 16 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट एच 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ के साउथ में 12 मीटर पर एच है। पॉइंट ई 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। ई जी के साउथ में 10 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट सी इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर। चलो बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। करेक्ट है। पॉइंट जी इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के ईस्ट में 30 मीटर की दूरी पर कौन है, जी है। ठीक, फिर विच इज यानी बी के लिए कह रहा है, विच इज यानी बी 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। ए के नॉर्थ में 20 मीटर की दूरी पर। ओके, पॉइंट एफ इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ ई। ठीक, अभी छोड़ दो। एच इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ, अभी छोड़ दो। ठीक, ई इज 10 मीटर साउथ ऑफ जी। यहां पे कहीं ई होगा 10 मीटर साउथ ऑफ जी।
ई बन गया तो ई से रिलेट पॉइंट एफ है 16 मीटर वेस्ट ऑफ ई। ई के वेस्ट डायरेक्शन में कितने मीटर? 16 मीटर। करेक्ट। सो पॉइंट एफ इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ ई। पॉइंट एच इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ। एफ के साउथ में एच 12 मीटर। ध्यान रहे ये जी और ई का 10 है ना, तो यहां से ई की लाइन से नीचे 10 होगा ए तक, और ये 12 है तो 2 मीटर नीचे, यानी ए से नीचे थोड़ा एच रहना चाहिए आपका। करेक्ट है। पॉइंट ई इज 10 मीटर साउथ ऑफ जी। ठीक है। पॉइंट सी इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ एफ। एफ के पूरब दिशा में 13 मीटर की दूरी पर, और ये 16 मीटर आया था, यहाँ पे 13 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कहीं है ना। पॉइंट सी इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। सी को यहां बनाना पड़ेगा, ये 13 मीटर हो जाएगा। सी और ई के बीच की दूरी 3 मीटर बनेगी। 13 3 16 मीटर बनेगा। करेक्ट है। यप। ओके। अब पहला सवाल देखो, इफ पॉइंट एक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड, बी और ए के बीच में, बी यहां पे, ए यहां पे, एक्स पॉइंट एग्जैक्टली में 10 मीटर की दूरी पर, देन ई इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम एक्स। तो ई के बिल्कुल इस सिधाई पे ही ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर की दूरी पर आपका एक्स के 30 मीटर की, यहाँ पे एक्स मानोगे, एक्स से 30 मीटर की दूरी पर ये आएगा और ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए। करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, इफ एक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड ए। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो नेक्स्ट, इफ वाई इज 6 मीटर साउथ ऑफ जी। जी के साउथ में, जी के साउथ में वाई है। ओके, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट। 6 मीटर साउथ है, जी से 6 मीटर साउथ पे वाई यहां पे कहीं होगा, है ना। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड वाई। सी और वाई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर आएगा। पूछो कैसे? अगर जी से वाई 6 मीटर हो गया तो वाई से ई के बीच में 4 मीटर की डिस्टेंस बनेगी, और आपका ऐसे बन रहा होगा, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे y आपका रहेगा और यहाँ पे c है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 5 आएगा, ये 5 बनेगा, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 अगेन इज द राइट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल आपके सामने। ओके, नेक्स्ट दिखाऊं ये। 5 फ्रेंड्स अहमद, क्रिस, जोश, सैम, Shaw are having different number of toffees. Shaw has more toffees than Sam, who have more toffee than Chris. Ahmed has less toffee than Josh. बनाइए इसको। ऑर्डर कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समय लेके इसको बनाइए अभी आप। चलो एक्सप्लेनेशन देखें इसका। हाँ, तो 5 फ्रेंड्स अहमद, क्रिश, जोश, सैम, शॉ आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज। शॉ हैज मोर टॉफी देन सैम। सैम से ज्यादा शॉ के पास टॉफी है, ठीक। शॉ हैज मोर टॉफी देन सैम, हु हैव मोर टॉफी देन क्रिस। सैम, क्रिस से ज्यादा टॉफी है सैम के पास। अहमद हैज लेस टॉफी देन जोश। अहमद के पास जोश से कम टॉफी है, बट मोर टॉफी देन शॉ। शॉ से ज्यादा टॉफी है, यानी अब जोश और अहमद, जोश, इनके पास ज्यादा टॉफी होगा। शॉ से कम टॉफी सैम के पास है, और यहां पे क्रिश। यही तो है, ठीक है। सैम हैज 23 टॉफी। अभी कितने लोग थे? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सैम हैज 23 टॉफी। सैम के पास कितनी टॉफी है? 23 टॉफी है, ठीक। 23 टॉफी एंड आर 18 लेस देन द वन हु हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफी। तो इनके पास 18 कम है यहां से अहमद से, तो आप इसमें 18 जोड़ दीजिए तो 33 और 8 41, 41। अहमद के पास कितना हो गया? 41। ये बन गया आपका सीक्वेंस, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हाउ मेनी टॉफीज डज शॉ पॉसिबली हैव?
100 के पास कितना टॉफी होना चाहिए? 41 और 23 के बीच का नंबर, 41 और 23 के बीच का नंबर, तो ये तो 23 से कम का नंबर है, 41 से नीचे का नंबर होना चाहिए, ये 42 लिखा हुआ है, तो 41 और यही 37 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द टॉफीज हैविंग बाय जोश एंड सैम आर 75। जोश और सैम की टॉफी 75 है, तो 75 में से सैम का 23 माइनस कर दीजिए, तो आपने कहा कि ये बनेगा 2 और 5, 52 टॉफी किसके पास? जोश के पास ऐसे में 52 टॉफी होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ द टॉफीज बाय जोश एंड सैम आर 75, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉफी जोश एंड अहमद? तो जोश और अहमद के बीच की टॉफी का अंतर कितना हुआ? जोश का कितना है? 52, अहमद का कितना है? अहमद का 41 है, 52 और 41 का अंतर कितने का? 11 का आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 11 होना चाहिए इसके लिए सही उत्तर। बोलिए सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट सेट है, देयर आर 8 मेंबर्स A B C D E F G and H in a family. A is the spouse of H. आप लोग बनाते रहिएगा। A और H हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। C is daughter of A. A की डॉटर कौन है? C है। A is brother of G. A किसका भाई है? G का भाई है। G का जेंडर क्लियर नहीं है। G is a spouse of B. G का विवाह किसके साथ हुआ है? B के साथ हुआ है। B is father of F. B किसका फादर है? F का फादर है, तो B मेल हो गया, तो G ऐसे में महिला हो जाएगी, यहाँ पे H महिला हो जाएगी। F का जेंडर भी क्लियर नहीं है। B is father of F. E is son of D. E किसका बेटा है? D का, है ना। अब E is son of D. D अभी पता नहीं चल रहा है। G is mother in law of D. G किसकी मदर इन लॉ है? D की मदर इन लॉ है। अब D की मदर इन लॉ G है, इसका मतलब ये उनके बच्चे के साथ G का विवाह होगा और D का विवाह हुआ होगा, यही तो संभावना है, तब ये मदर इन लॉ बनेंगे। तो इनका बच्चा F अभी दिख रहा है, F के साथ विवाह D का, इसका मतलब संभव है। तो G इज मदर इन लॉ ऑफ D और E इज सन ऑफ D. E किसका बेटा है? D का बेटा है। D का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक। B हैज ओनली वन सन. B का इकलौता बेटा है, यानी F उसका बेटा ही होगा, पक्की बात है। ओनली वन सन बट नो डॉटर, कोई और डॉटर नहीं है, ऐसे में D फीमेल हो जाएगी। ये आपका फैमिली चार्ट बनता है। अब माए अगर पहले क्वेश्चन पे, तो पहला सवाल कहता है हुज फादर इन लॉ ऑफ D. D का फादर इन लॉ कौन है? तो D के पति का पिता B, यानी B फादर इन लॉ बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली? 1 2 3 विवाहित जोड़े हमें दिख रहे हैं, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बनेगा। आखिरी सवाल पे आते हैं। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ H? H की सिस्टर इन लॉ इनमें से कौन होगी? हु सिस्टर इन लॉ H की सिस्टर इन लॉ कौन होगी? H के पति की बहन सिस्टर इन लॉ कौन हो गई? G हो गई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन 1 इट इज G, करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और देखिए स्पीड टेस्ट देते रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप स्पीड टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देते हैं तो आपकी एक कंटिन्यूटी बनती है। और स्पीड टेस्ट सिर्फ इतने के लिए नहीं होता कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। स्पीड टेस्ट हमेशा आपको एक बेहतर एनालिटिक्स देगा, आपकी प्रिपरेशन के बारे में एक आईना दिखाएगा। दूसरा, आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम स्पीड टेस्ट देते हैं, हमें एग्जाम में आपके सवाल होते हैं कि सर हमें पहले पजल करना चाहिए या फिर पहले नॉर्मल क्वेश्चन, तो ये आप ट्राई करके देखो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। पहले पजल कन्वीनियंट तो पहले पजल करिए और फिर दूसरे क्वेश्चन करिए। अगर दूसरे क्वेश्चन करने के बाद पजल करना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो करिए। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू एंजॉयड। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.